अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोगों ने MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन करनी है। साथ साथ मैं आप लोगों को जो करंट पेपर है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी और साथ साथ ना वीडियो में जैसे जैसे वो टॉपिक्स आते जाएंगे आप लोगों को बताती जाऊंगी। इस तरह आप लोगों को मैं 19 से लेकर 45 तक जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट लॉन्ग MCQs के लिहाज से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है साथ साथ बताती रहूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज़ मैं एंड तक आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे काइंडली चैनल को ज़रूर लाजमी सब स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब करना है। इसी तरह की वीडियो मैं बाकी भी बनाऊंगी, बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, ठीक है। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि MCM का जो पेपर है ना, मैंने मिड टर्म भी वीडियो बनाई थी, ठीक है, मिड टर्म की भी। तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर है ना वो सारा कॉन्सेप्चुअल आता है, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने मेरी मिड टर्म की भी वीडियो देखी है ना तो उसमें भी मैंने आप लोगों को यही बातें बताई थी कि आपने कॉन्सेप्चुअल पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। आप लोगों ने किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना, किसी भी चीज़ की तरह पॉइंट्स नहीं याद करने, ठीक है। जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। सारा पेपर आपका जो है वो कॉन्सेप्चुअल आना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है कि मेकिंग अ गुड स्पीच, कि जब आप एक अच्छी स्पीच बनाएं तो उसके लिए आपने क्या क्या करना है। अब यहाँ पे ये जितना कुछ भी मैंने हाईलाइट किया ना, जस्ट इसको आप लोगों ने एक बार जो है वो रीड कर लेना है। इसके पॉइंट्स इस तरह से आपने याद जो है वो रख लेना है कि जैसे ऑडियंस को अपने माइंड में रखना चाहिए, आहिस्ता से बोलना चाहिए, गेस्चर्स को यूज़ करना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है, अपनी प्रेजेंटेशन को आपने मेमोराइज नहीं करना होता। तो इसमें से कोई से भी 5 पॉइंट्स आप लोगों ने देख लेने हैं और बाकी ये जो हाईलाइटेड है ना ये वाली चीज़ें आप लोग कर लें। वैसे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में नहीं आया हुआ था, ठीक है। देन ओवरकमिंग स्टेज फ्रीट है, यानी जो स्टेज का खौफ होता है, ठीक है, उसको कम करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं जो आजमाए जाएँ ताकि स्टेज पे जाके आप लोग नर्वस ना हो जाए। तो उसके लिए आपको पहले तो उस रूम का पता होना चाहिए जहाँ पे आपने जो है वो प्रेजेंटेशन देनी है। फिर आपको उन ऑडियंस का पता होना चाहिए जिसके सामने आपने प्रेजेंटेशन देनी है, वो मटेरियल पता हो जिसके बारे में आपने प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। रिलैक्स होकर स्टेज पे जाना है और अपने आप को जो है वो आप स्पीच देते हुए विजुअलाइज करें, सक्सीड होते हुए देखें, ठीक है। अपोलोजाइज नहीं करना अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है, क्योंकि अगर आप लोग खुद ही आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ तो अगला जो जितनी भी ऑडियंस बैठी होगी उसको आपके ऊपर कैसे यकीन आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है कि टाइप ऑफ स्पीचेस आपसे पूछी जा सकती हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ स्पीचेस हैं, एक इंफॉर्मेटिव स्पीच है, एक परसुएसिव है और एक सेरेमोनियल है, ठीक है। सेरेमनी से रिलेटेड जो स्पीच होती है, जो सेरेमनीज वाली स्पीच होती है, ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेटिव स्पीच आपको पता है कि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही होगी, ठीक है। इसकी फर्दर आगे से 4 टाइप्स हैं कि आप ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो है वो दे रहे होंगे स्पीच, या किसी प्रोसेस से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, या किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। ये इनके बारे में फर्दर जो है वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जस्ट आपने इनके बारे में ना ये एक एक लाइन देख लेनी है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बाकी इतना खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, परसुएसिव स्पीच सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परसुएसिव का। आपको सबसे पहले परसुएसिव का मतलब पता होना चाहिए। परसुएसिव का मतलब होता है जब आपने किसी को कायल करना होता है ना, ठीक है, कायल करने को हम कहते हैं परसुएशन, ठीक है। जब भी आपने किसी को अपनी तरफ जो है जो बात आप कर रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि अगला बंदा उस चीज़ पर यकीन करे, तो उसे कहते हैं परसुएसिव स्पीच, ठीक है। A speech designed to change और reinforce audience belief और action, यानी कोई भी जो काम आप चाहते हैं कि ऑडियंस जो है वो चेंज कर ले, या कोई भी उनका जो यकीन है एक बात पर उसको चेंज करने के लिए आप लोग परसुएसिव स्पीच देते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, तो आप ऑडियंस जितनी भी बैठी होगी उसको आपने मनाना है कि आप ये वाला जो प्रोडक्ट है ये खरीदें, ठीक है। तो वो जो स्पीच होती है उसे परसुएसिव स्पीच कहते हैं। यहाँ पे 1-2 MCQs हैं कि परसुएसिव स्पीकिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग होती है। दूसरी चीज़ कि ऑडियंस एनालिसिस और अडॉप्टेशन, ये जो 2 चीज़ें हैं ये ज़्यादा डिमांडिंग हैं इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग के अंदर, ठीक है। देन जो परसुएसिव स्पीकर है ना उसके पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि वो ऑडियंस को अपनी तरफ जो है वो विन करा सके, यानी अपनी बात मनवा सके। अगला काइंड्स है उसकी 3, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वैल्यू एंड पॉलिसी। अब आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं आपके पास शॉर्ट में ऐसे आ सकता है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है वो काइंड्स ऑफ परसुएसिव स्पीचेस बताएं और आप ये 3 लिख देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है,
अभी जो करेंटली पेपर आया हुआ था ना MCM 301 में, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था वो किस तरह आया हुआ था, उन्होंने पूछा हुआ था कि जब हम लोग परसॉसिव स्पीच करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग वैल्यू के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो कौन से अदर फैक्टर्स हैं जो जब हम लोग परसॉसिव स्पीच कर रहे होते हैं ना, तो उसमें और कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड हैं वैल्यू के अलावा, ठीक है। तो तब आपने बताना है कि जब हम परसॉसिव स्पीच कर रहे होते हैं तो उसके अंदर फैक्ट्स के बारे में भी बताना होता है, पॉलिसी के बारे में भी बताना होता है, उसकी वर्थ के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में, यानी एक दो चीज़ें आप अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ये तीन जो वर्ड्स हैं, अगर आप फैक्ट, वैल्यू और पॉलिसी आपको अगर याद रहता है ना, तो भी आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने तैयारी करनी है कि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए आप क्वेश्चन का आंसर दे सकें, बजाय इसके कि आप रट्टा लगाएं, हर एक चीज़ को समझ के पढ़ें, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों और जिस तरह से मर्जी क्वेश्चन पूछा जाए आपको पता हो। अब आप अगर सिर्फ अपने माइंड में ये रख लेंगे कि हमसे काइंड्स पूछी जाएंगी तो हम ये तीन चीज़ें बता देंगे, तो इस तरह से नहीं, हर एक चीज़ को समझ के पढ़ें कि परसुएशन कहते किसे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फैक्ट क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो कितना सच है उसके अंदर या कितना झूठ है, ठीक है। देन वैल्यू किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ की कीमत, वर्थ, ठीक है, उसकी राइटनेस, उसकी मॉरलिटी को कहते हैं, ठीक है। जो वर्थ है वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है एंड रॉन्ग भी हो सकती है। और अगर पॉलिसी की बात की जाए तो पॉलिसी हमारे पास क्या होता है कि आप किसी को ये मनाने से पहले और कायल करने से पहले आपको ये पता हो कि ये एक्शन लेना भी है या नहीं लेना, यानी ये पॉलिटिकली ठीक भी है या नहीं है, ठीक है। देन आपने परसुएसिव स्पीच को ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, तो उसके अंदर ये स्टेप आते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन, यानी आपके पास एक प्रॉब्लम होती है, फिर आपने उसको सॉल्व करना होता है। प्रॉब्लम कॉज सोल्यूशन में आपके पास प्रॉब्लम की वजह भी बताई हुई होती है। कंपैरेटिव एडवांटेजेस के अंदर जहाँ पे ऑडियंस एग्री कर ले कि जी हाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे यूज़ होता है। जो मोटिवेटेड स्पीच होती है वो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोगों को इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है, ठीक है। देन ये इसके कुछ परसुएशन के प्रिंसिपल्स हैं, यानी असूल हैं। जब भी आप किसी को कायल करें तो ये चीज़ें आप जो है वो ज़रूर कंसिडर करें। पहली चीज़ कि आपने कोई बड़ा लार्ज चेंज नहीं जो है वो ऑडियंस से एक्सपेक्ट करना कि अब ये इतना बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में ले आए। इसके बजाय आप लोग उन्हें कोई एक स्मॉल चेंज बताएं जो उनके लिए बेनिफिट भी हो, जो उनकी नीड्स को भी पूरा करे, और वो सजेस्ट जो आपने करना है ना चेंज, वो आपने अपनी बातों में आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज के बारे में बात करनी है, डायरेक्टली बात नहीं करनी। देन सेरेमोनियल स्पीचेस मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। सेरेमनी को कहते हैं कोई भी सेरेमनी, जैसे किसी को ट्रिब्यूट आपने पेश करना है तो उसके लिए एक पूरी सेरेमनी होगी। कोई एक्सेप्टेंस के लिए किसी की कोई आपकी इंस्पिरेशन है उसके से रिलेटेड कोई स्पीच है, कोई डिनर है, उसके बाद जो स्पीचेस होती हैं उनको कहते हैं, और जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज होती हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह हम लोगों का लेक्चर नंबर 19 कंप्लीट हो गया, 20 आ गया है। यहाँ पे आ जाता है कि जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना उनको, यानी जो ओरली फीडबैक आता है ऑडियंस की तरफ से, क्योंकि जब आप स्पीच देते हैं तो ऑडियंस भी तो उसके से रिलेटेड बात कर सकती है ना, यानी अगर उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं समझ आ रही, तो वो लोग पूछते हैं, तो वो कहते हैं ओरल फीडबैक को, ठीक है। तो जो प्रेजेंटर है वो किस तरह से रिस्पॉन्सेस को तैयार कर सकता है, ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले उसने एंटीसिपेट करना है, यानी अंदाज़ा लगाना है कि ऑडियंस किस तरह के क्वेश्चन मुझसे पूछ सकती है, ठीक है। देन उसको आंसर करना है, रिवाइज करना है और रिहर्स करना है। अब इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आया हुआ था ना पेपर में, जो पूछा हुआ था वो ये पूछा हुआ था कि जब हम लोग एंटीसिपेट कर रहे होते हैं ना, ठीक है, जब हम लोग स्पीच एंटीसिपेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपकी किस तरह से हेल्प हो सकती है, ठीक है। आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस किस तरह से हेल्प हो सकता है कि आप जो है वो एंटीसिपेट करते वक्त या क्वेश्चन का आंसर तैयार करते वक्त आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसे हेल्पफुल हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आया हुआ था, ठीक है, पेपर के अंदर। अब यहाँ पे भी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पॉइंट्स हम याद कर लेते हैं, ठीक है, बीच में जो लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, तो नहीं, ये वाला जो बीच में लिखा हुआ है ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है ताकि आप लोगों को पता हो। और ये चीज़ है कि जस्ट आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जो आप अपनी वर्डिंग में भी लिखेंगे आपको तब भी मार्क्स मिलेंगे। और सेकंड बात याद रखनी है कि वीडियो के अंदर ना आपने टू द पॉइंट बात लिखनी होती है, बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना होता, बस टू द पॉइंट आप बात बताएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन्हें पता चल जाएगा, मार्क्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस एक्सपीरियंस से कैसे हेल्प हो सकती है कि अगर एक प्रेजेंटर है और उसने कोई जो है वो सेम सब्जेक्ट जो पहले उसने प्रेजेंटेशन दी हुई है, सेम वही प्रेजेंटेशन उसने दोबारा देनी है, तो जाहिर सी बात है उसे पता होगा कि पहले मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अभी भी मुझसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसके माइंड में होगा उसके लिए
क्वेश्चंस के बारे में अंदाज़ा लगाना ईजी हो जाएगा। बस ये आपने अपनी वर्डिंग में लिख देना है। कॉमन कंसर्न्स, या इस तरह से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों को कुछ जो है वो कॉमन ही प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि टाइम कितना लग रहा है, कॉस्ट कितनी लग रही है, या उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। और अदरवाइज आप लोग प्लानिंग कर लें कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी हु रेज द क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन ऑब्जेक्शन कर सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने माइंड में लेकर आएँ, ठीक है। देन आप एसोसिएट्स, यानी जो आप लोगों के आप एडवाइस भी ले सकते हैं उन लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो स्पीचेस दी हुई होती है, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, अपने सीनियर से। फिर आपने एंटिसिपेट करने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसमें आपने वो आंसर लिख लेने हैं जो आपको समझ आइए कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन उनको एक बार रिवाइज कर लें अच्छे तरीके से, एंड देन उनको क्वेश्चंस को आपने रिहर्स कर लेना। ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि क्यू, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल ए एब्रीविएशन है किसकी, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है टॉपिक कि आप जो क्वेश्चंस और कमेंट्स होते हैं ना उनको इनवाइट कब कब कर सकते हैं, यानी लोगों को कब ये मौका देंगे कि वो आपसे क्वेश्चन पूछें, क्योंकि आप उन्हें बोलेंगे तभी वो क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है वो उन्हें परमिशन ही ना हो, खुद कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको आपसे नहीं पूछेगा जब तक आप उन्हें परमिशन नहीं देंगे। तो या तो आप लोगों को इनवाइट करें कि वो प्रेजेंटेशन से पहले ये मतलब नहीं है कि अभी आपने प्रेजेंटेशन दी ही नहीं है, आपने इंट्रोडक्शन भी नहीं किया और आप फीडबैक मांग रहे हैं, तो वो फीडबैक किस चीज़ का देंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपके पास वो क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, उससे पहले आप लोगों ने क्या देना है, इंट्रोडक्शन दे देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन दें, टॉपिक बताएं कि आज इस बारे में हम लोग स्पीच करने वाले हैं, आपका इसके बारे में क्या राय है, ठीक है। ये होती है कि जब आप लोग प्रेजेंटेशन से पहले फीडबैक लेते हैं। दूसरा, या आप ये कर सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आप लोगों को कह सकते हैं कि अब आप बताएं कि इतना हम लोगों ने स्पीच कर ली है, इतनी आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में, और वो जो स्पीच होती है वो 15 मिनट की ड्यूरिंग आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, इसका ये मसला हो सकता है कि जब आप लोग पूछेंगे ना ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन तो उससे मेस क्रिएट हो जाएगा, बहुत से लोग जो है वो इकट्ठा एक साथ आपसे पूछने लग जाएंगे, तो फिर ऑडियंस को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये जो है ना थोड़ा रिस्की होता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन आई है छोटी सी, जो ट्रांजिशन स्टेटमेंट है वो क्या होती है, तो ये ब्रीफ समरी होती है, जो प्रीवियस पॉइंट होते हैं और जो प्रीव्यू पॉइंट यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट होता है उसको हेल्प करते हैं टू ब्रिंग द ऑडियंस बैक ऑन ट्रैक, यानी ऑडियंस को दोबारा से उस स्पीच के ऊपर फोकस करने, वापस लाने पे इस स्टेटमेंट को जो हम लोग कहते हैं वो ट्रांजिशन स्टेटमेंट होती है। और जो एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन वो तो एक स्ट्रक्चरल सेटिंग है, यानी हर प्रेजेंटेशन के एंड पे तो हर कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि आप क्वेश्चन आंसर को रिस्पॉन्ड किस तरह कर सकते हैं। अब ये एक थोड़ा लेंथी भी है और इसके अंदर बहुत से डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके अंदर से जो पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था वो यही पूछा हुआ था कि आप लोग बताएं कि आप किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स देने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आपने केयरफुली लिसन करना होता है, सुनना होता है, ठीक है। डिसर्न करना होता है, डिसर्न का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करने के बाद अफर्म करना है यानी कंफर्म करना है, और देन आपने आंसर देना है, ठीक है। ये स्टेप्स होते हैं कि जब आप रिस्पॉन्ड करें तो आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। पहले तो आप अच्छे तरीके से सुने, क्योंकि जो स्पीकर होता है उसके लिए स्पीकिंग स्किल्स के होने के साथ साथ जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप अटेंटिवली सुन रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, फोकस रहना होगा और अच्छे से आई कांटेक्ट मेंटेन रखना होगा, जेंटली नॉड, सर हिलाना होगा, और जिसका मतलब क्या है कि येस आई हेयर यू, मैं आपको सुन रहा हूँ। लीन फॉरवर्ड स्लाइटली, विजुअली आपने थोड़ा सा आगे बढ़ना है ताकि आप उसको विजुअली, वो इंसान आपको और आप उसको अच्छे से देख सको। और फेशियल एक्सप्रेशंस आपने क्वेश्चन की नेचर के हिसाब से बनाने हैं, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए, इससे पता चलेगा कि आप अटेंटिवली सुन रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड स्टेप क्या है कि आपने अंडरस्टैंड करना है, यानी आपने समझना है कि अगला बंदा क्या पूछना चाह रहा है। तो जो डिस्क्रीमेंट होता है वो रिलेट करता है परसेप्शन से, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, जांचना या फाइंड आउट करना। देन अफर्म का मतलब है कंफर्म करना। आप कंफर्म कैसे करेंगे, आपसे ये पेपर में ये आए हुए हैं क्वेश्चंस कि आपको बोला जाएगा कि आप अफर्म करें और साथ में एक एग्जांपल दें कि आप कैसे पता चलेगा कि आपको जो है वो कंफर्म हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप उनकी वो सारी बात सुनेंगे जो ऑडियंस में क्वेश्चन पूछेगा, एंड देन फॉर एग्जांपल आप उनको बोलेंगे कि यू आर सेइंग दैट राइट, यानी कि उनसे कंफर्म करेंगे कि क्या आपने यही बात की है, मैंने सही से सुना है। तो इस तरह से आप एग्जांपल कोई भी एक बना सकते हैं। ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है, स्किलफुल रिस्पॉन्स के, कि वो अफर्मेशन और आंसर, ये दो चीज़ें जिसके अंदर हों उसका मतलब है कि रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है।
देन आंसर द क्वेश्चन, कमेंट और ऑब्जेक्शन। अब आप जवाब किस तरह से देंगे, वो जो आंसर आप लोग देंगे ना उसके अंदर ना ये पॉइंट्स होने चाहिए, यानी जो आंसर हो वो क्लियर हो। क्लियर का मतलब ऑन पॉइंट हो। कंसाइज का मतलब क्या होगा कि टू द पॉइंट हो, करेक्ट होगा और वेल कंसीडर्ड होगा। ठीक है, अब इसमें से जो क्वेश्चन आया हुआ था पेपर के अंदर वो करेक्ट से रिलेटेड वो ये था कि आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर आप लोगों के पास एक स्टेटमेंट है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये करेक्ट है। ठीक है, यानी करेक्टनेस की कोई एक चीज़ बताएं। ठीक है, और फिर उसकी एक एग्जांपल भी बताएं। अब उसका आंसर क्या था कि जो आंसर होना चाहिए ना आपका वो बोथ फैक्चुअली और एथिकली दोनों लिहाज से करेक्ट होना चाहिए। फैक्चुअली करेक्ट होने का मतलब ये है कि जो आंसर करेक्ट होगा ना, ठीक है, वो ना ओनली एक्यूरेट होना चाहिए बल्कि कंप्लीट भी होना चाहिए। एग्जांपल क्या है कि हाउ मच डज द प्रोडक्ट कॉस्ट। अब आपसे कोई पूछता है कि इस प्रोडक्ट की कितने पैसे हैं, ठीक है, अगर आप उन्हें बताते हैं ना कि ये 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर बस इतना बता रहे हैं कि बस इस प्रोडक्ट की प्राइस 100 है, तो ये गलत होगा। कैसे कि जब वो जो ऑडियंस में से जो भी ख़रीदेगा, ठीक है, जो कस्टमर होगा उसके माइंड में होगा कि ये प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, ठीक है, लेकिन जब वो क्या होगा कि इसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे और जो डिलीवरी चार्जेस होंगे जब वो इंक्लूड होंगे तो उन्हें लगेगा कि शायद आपने उन्हें मिसलीड किया है, झूठ बोला है कि जस्ट 100 रुपीज़ है, तो इसमें तो टैक्सेस के पैसे और ये भी पैसे इंक्लूड है। तो फैक्चुअली करेक्ट तब होगा जब आप उन्हें बताएंगे कि 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, लेकिन साथ में साथ आपने एप्लीकेबल टैक्सेस भी देने हैं और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी देने हैं। तो ये आपने एग्जांपल लिखनी है और इस तरह आपने जो है ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई। और एथिकली करेक्ट होने का मतलब होता है ऑनेस्ट जवाब देना। कंसाइज मैंने आप लोगों को बता दिया, टू द पॉइंट होना चाहिए, वेल कंसीडर्ड यानी ऐसा जवाब हो कि वो उसको लोग उसमें इंटरेस्ट लें और उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, देन अब ये भी देखिए कि ऑडियंस जो है ना वो किस तरह के कमेंट्स जो है वो कर सकती है। या तो वो एग्री होगी कि जो भी बात आपने बोली है वो बिल्कुल ठीक है, या थोड़ा सा एडिशन करेगी। एडिशन कैसे करेगी कि तो एग्री तो करेगी लेकिन जो आपने बातें बोली है ना उनको भी साथ में इंक्लूड करेगी। और ऑब्जेक्शन का ये हो सकता है कि लोग डिसएग्रीमेंट भी कर सकते हैं कि उन्हें आपकी बात से जो है वो इत्तेफाक नहीं हुआ। देन आपके पास जो है वो अब रिस्पॉन्सेज आप कैसे देंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, आपकी बात नहीं मान रहा कि ये आपने ठीक नहीं बोला, तो उसके रिस्पॉन्सेज ये हो सकते हैं कि या तो आप एग्री कर लें कि हो सकता है आपसे भी मिस्टेक हो सकती है। अब ये तो नहीं है कि जो है वो आप लोगों से मिस्टेक नहीं हो सकती, बोलते वक्त कोई गलती हो जाती है, तो आप एग्री कर लें कि येस यू पॉइंट आउट द वेरी नाइस पॉइंट। ठीक है, तो कन्फ्रंट कर लेना कि आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये आपने नहीं बोलना कि आई डोंट एग्री विद यू, इस तरह नहीं बोलना। आप ऐसे बोल सकते हैं कि दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू कंसीडर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपने जवाब देना है कर्टियसली। ठीक है, या आप लोग रीअप्रोच भी कर सकते हैं और आर्बिट्रेट भी कर सकते हैं। रीअप्रोच आप लोग कैसे करेंगे कि पॉइंट वैलिड तो नहीं होगा लेकिन आपने उस इंसान को अच्छे से समझाना है। ठीक है, कि आप जो है वो आपने जो पॉइंट क्लियर करना है वो ऐसे नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ऐसे लग रहा है लेकिन वो पॉइंट जो है वो ऐसे है, यानी अगले बंदे को क्लियर करना है। आर्बिट्रेट का मतलब भी यही होता है कि आपने अगला बंदा जो है वो फील फेल्ट फाउंड करे, यानी कि वो उसको ये ना लगे कि शायद मैंने जो है वो क्वेश्चन पूछ के गलती कर दिया। तो उससे ज़रा कर्टियसली उसको बताएं कि मैंने पहले भी किसी इंसान ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, लेकिन उसको मैंने जब इस तरह से बताया तो उसको अच्छे से समझ आ गई। तो कर्टियसली आपने जो है वो हैंडल करना होता है। नेक्स्ट ये आया हुआ था आपके पेपर में, ठीक है, कि आपने जब अप्रोप्रिएट रिस्पांस देना होता है डिसरप्शंस को, ये शार्ट क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो उसमें आपने ये 3 पॉइंट्स लिख लेने हैं कि आपने काम रहना है, ठीक है, पुरसुकून रहना है, या आप एक्शन लें या फ्लेक्सिबल रहे। फ्लेक्सिबल रहने का क्या मतलब है, अगर कोई भी डिसरप्शन या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको क्या करें, आपके पास पहले ही उसका सोल्यूशन हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑडियंस ज़्यादा हो जाती है और आपके पास बैठने की जगह जो है वो कम हो, तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने पहले ही अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि अगर लोग ज़्यादा हो भी जाते हैं तो आपके पास क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो कि ज़्यादा लोग भी जो है वो आ जाए। ठीक है, या कोई एक्शन ले लें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और या फिर पुरसुकून रहे। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो ज़्यादा आपने पैनिक नहीं करना। ठीक है, ये 3 तरीके आगे। फिर डिसरप्टिव इंसिडेंट्स जो है ना, इनमें हमारे पास आ जाता है डिटोर, डिले या डिसमिस। अच्छा, अब ये क्या हो सकते हैं, इंसिडेंट ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट पे आपकी एक जगह पे प्रेजेंटेशन थी, लेकिन वो जो जगह है वो पहले से ही ऑक्यूपाइड है, वहाँ पे किसी और ने अब कोई मीटिंग करनी है,
तो आप क्या करें, आप डिटोर का मतलब ये होगा कि फिर आप लोग हैंडल कर लें कि अगर वो इंसान जो है वो वहाँ पे मीटिंग 9:30 पे कर रहा है तो आप अपना थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें, आप टाइम थोड़ा लेट कर लें, ठीक है। या आप बिल्कुल ही डिले भी कर सकते हैं, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो नेक्स्ट डे कर दें, या बिल्कुल ही डिसमिस कर दें, यानी दे ही नहीं। तो ये 3 तरीके जो है वो हो सकते हैं। देन जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स होते हैं उनकी बात आगे। बिहेवियर्स कैसे हो सकते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस टू चेंज, रिसेंटमेंट ऑफ द प्रेजेंटर एंड रिपीटेशन बिहेवियर। रेजिस्टेंस टू चेंज ये होता है कि कुछ लोगों को आदत ही नहीं होती चेंज का यकीन करने के लिए कि ये चीज़ भी हो सकती है। वो लोग चेंज के आदी ही नहीं होते, उन्हें लगता है कि जो चीज़ बस हम लोगों के हिसाब से है वैसे ही करें, तो वो इस हिसाब से जो है वो बदतमीज़ी कर रहे होते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान। या उनको प्रेजेंटर से रिसेंटमेंट का मतलब है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है प्रेजेंटर से ना, जैसे कोई रंजिश है या नाराज़गी है उससे, ठीक है। देन जो रिपीटेशन बिहेवियर, यानी वो लोग हर बार जो है वो ये इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करते रहे लोगों को, तो उनकी ये स्किल काम आती है, वो हर बार फिर ऐसे ही करते हैं। देन आपने इनसे डील कैसे करना है, यानी जो लोग आपको तंग करें आप उनसे कैसे डील करेंगे। या तो कर्टियसली डील करें, यानी उनको रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट से और रिलैक्स पोस्चर में उनको जवाब दें, ठीक है, ताकि उन्हें जवाब भी मिल जाए, ठीक है, और आप ऐसे भी ना लगे कि आपने बहुत बदतमीजी की है। एक्सरसाइज कंट्रोल करें, यानी खुद पे कंट्रोल रखें और आराम से किसी चीज़ का जवाब दें। या कन्फ्रंट करें, कन्फ्रंट ऐसे करें कि आप एक ब्रेक अनाउंस कर दें कि थोड़ी सी हम लोग रिलैक्स होने के लिए ब्रेक लेते हैं, तो फिर वो जो इंसान है जो डिस्ट्रप्शन कर रहा है उससे आप जो है वो पर्सनली जाकर मिल के तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हाईलाइट किए, मैं इतना टाइम नहीं कि मैं रीड करूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये जो हाईलाइटेड चीज़ें इनमें यही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता रही हूँ। सही है, मैं आप लोगों को इस तरह वॉइस में बता रही हूँ, आई होप कि आप लोगों के माइंड में चीज़ें बैठी होंगी, क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है कि अब एक एक चीज़ को रीड किया जाए और एक एक चीज़ तैयार कराई जाए। तो मेरा मकसद है कि मैं वीडियो जितने कम टाइम में आप लोगों तक पहुँचा सकती हूँ और जितना ज़्यादा आप लोगों को समझा सकती हूँ उतना समझाऊँ, और साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी क्लियर आउट कर दूँ। सही है। अच्छा, सेटिंग्स आ जाती हैं। अब सेटिंग्स के अंदर ना क्या रीज़न होती है कि हम लोगों ने सेटिंग करनी होती है, सेटिंग के अंदर कौन कौन सी जो है वो चीज़ें आ सकती हैं। अगर एक अच्छी सेटिंग होगी ना तो उससे क्या होगा, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट अच्छा होगा, ठीक है। अगर जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा तो आपकी साइकी भी अच्छी रहेगी, जैसे कि अच्छी लाइट होगी, ठंडा ठंडा कमरा होगा, बिल्कुल खामोशी होगी, फ्रेश होगा, ठीक है, तो उसमें आप जो है वो फ्रेश रहोगे। बजाय इसके कि अगर एक डार्क रूम है और क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा स्टफ़ी है, नॉइजी है, ठीक है। देन परसेप्शन क्या होता है, इमेजिनेशन, यानी आप जो मीटिंग रूम होता है वो एक मैसेज कन्वे कर रहा होता है, तो जिस तरह की प्रेजेंटेशन होगी आपका जो रूम होना चाहिए वो उस हिसाब से ही होना चाहिए। देन स्पीकर की कंसंट्रेशन भी अच्छे तरीके से रहेगी। कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स का ये मतलब है कि जो चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन को कॉम्प्लीमेंट कर रही है उसको ऐड करें, और ऑडियंस जब कंफर्टेबल होगी तो वो क्लियरली सुन सकेगी, आराम से बैठ सकेगी, तो इसी वजह से वो अच्छे से फोकस भी कर सकेगी। देन जो सीटिंग कंसिडरेशंस और रूम अरेंजमेंट किस तरह की होनी चाहिए, ये किस पर डिपेंड करती है। अब आप जो सेटिंग होगी वो पहली चीज़ है ऑडियंस के साइज़ पर डिपेंड करती है कि कितने ऑडियंस आ रहे हैं। ऑडियंस की कंपोजिशन, यानी कि कौन लोग प्रेजेंटेशन को अटेंड करेंगे। वर्क स्पेस पर डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा जो है वो स्पेस चाहिए नोट्स रखने के लिए, हैंडआउट्स वगैरह रखने के लिए। इंटरेक्शन कितनी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, यानी प्रेजेंटर आप चाहते हैं कि प्रेजेंटर को आप फुली देख सकें या इस तरह से। ड्यूरेशन, यानी ड्यूरेशन कैसे होगा कि कितने टाइम के लिए आपने बैठना, उस हिसाब से कंफर्टेबल सीट्स रखी जाती हैं। टेबल्स की अगर ज़रूरत है तो ऐड किए जाते हैं। एसेस कहते हैं रास्ते को, यानी आपने देखना है कि जो है वो लोग में भी उन्होंने आना जाना हो तो वो भी आपने ख्याल रखना है। विजिबिलिटी का भी ख्याल रखना है, ओपन स्पेस का भी ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि इनमें से किसी भी एक जो स्टाइल है उसके बारे में आपसे लॉन्ग या शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कन्वेंशनल थिएटर स्टाइल जो होता है उसमें ना रोज और कॉलम में होता है और टेबल्स नहीं होते। ये इन शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ, बस इतना इतना याद रखेंगे तो आप लोगों के लिए जो है वो सही होगा, बाकी इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेमी सर्कल में आप हर किसी का फेस देख सकते हैं, ठीक है, और ये देखें इस तरह की अरेंजमेंट हुई भी होगी और आप लोग जो है वो प्रेजेंटर जो है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल क्लासरूम स्टाइल के अंदर रोज़ और कॉलम में होता है, बस उसके अंदर जो होते हैं ना ऑडियंस वो टेबल्स पे बैठी होती है, ठीक है। सिंपल जो है वो टी फॉर्मेशन किस तरह होती है, ये कॉन्फ्रेंस टेबल की तरह होती है, ठीक है, और ये स्मॉलर ग्रुप्स के लिए सूटेबल है।
देन ये टी साथ साथ पिक्चर्स भी बनी हुई है ताकि आप लोगों को क्लियर हो। मॉडिफाइड टी फॉर्मेशन क्या होगी कि इसके अंदर जो है वो कन्वेंशनल क्लासरूम स्टाइल की तरह ये होगा और इसके अंदर इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन स्मॉलर ग्रुप्स के लिए है ये भी। देन आपके पास आ जाता है यू फॉर्मेशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अभी करंटली पेपर में उन्होंने पूछा हुआ था कि यू फॉर्मेशन के बारे में बताएं। तो यू फॉर्मेशन जो है ये जो प्रोमोशनल आपने अगर प्रेजेंटेशन करनी है उसके लिए या इंफॉर्मेशनल प्रेजेंटेशन करनी है, दोनों के लिए सूटेबल है, लेकिन या तो आप प्रोएक्टिव या इंटरैक्टिव मोड्स दोनों में से किसी एक के लिए इसको सूटेबल है, ठीक है। देन बोर्ड रूम क्या होता है कि आपने इस तरह से ग्रुप की फॉर्म में बैठना होता है। इसमें अगर 10 से 15 पार्टिसिपेंट्स हैं तो इस तरह से आप लोग जो है वो सेटिंग बना सकते हैं। वी फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा कि आपको थोड़ा सा रूम बड़ा चाहिए होगा और इसके अंदर भी जो है वो वी फॉर्मेशन की तरह ही जो है वो सीटिंग हुई भी होती है। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं कि रूम के अंदर लाइटिंग कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, एयर क्वालिटी कैसी है, साउंड कैसा। बस ये आपने नाम याद रखना है, इसमें हर चीज़ को डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट विजुअल एड्स आ जाते हैं। तो विजुअल एड्स में जो है वो विजुअल एड्स आपको आई होप के पता होगा, अगर आपने पहले एमजीटी की हुई है तो आप लोगों को पता होगा कि विजुअल एड्स में विजुअली आप किसी चीज़ को दिखा कर किसी चीज़ को जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे किसी की आपने अटेंशन लेनी है, इन्हेंस करनी है, अंडरस्टैंडिंग या वैरायटी ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि विजुअल एड्स आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो प्रेजेंटेशन कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन हो सकती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपसे बेनिफिट्स, लिमिटेशंस या हेल्पफुल हिंट्स पूछी जा सकती हैं पेपर में। तो आपने मिनिमम 3 हिंट्स, 3 बेनिफिट्स और 3 लिमिटेशंस कर लेनी है। कंप्यूटर बेस के क्या फ़ायदे होंगे कि आप जल्दी से प्रेजेंटेशन दे लेंगे और अगर लास्ट मिनट पे आपने कोई चेंज करना है वो भी कर सकते हैं और इसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम होगी। जो लेकिन जो प्रोजेक्शन की इक्विपमेंट है ना वो एक्सपेंसिव हो सकती है और इसके लिए ऑफ कोर्स आपको कंप्यूटर स्किल्स भी आनी चाहिए, लेकिन डार्क रूम भी ज़रूरी है क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है अपने कंप्यूटर या पीसी के ऊपर जो है वो अगर ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो नज़र नहीं आएगा सही से, ठीक है। तो इनडोर यानी रूम के अंदर आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आउटडोर नहीं दे सकते। और हिंट्स यही है कि आप जो है वो रिमोट कंट्रोल जो है वो यूज़ कर लें। अगर आप खुद रिमोट नहीं यूज़ कर सकते तो कोई असिस्टेंट रख लें, ठीक है। और एक्स्ट्रा कॉपीज़ बैकअप अपने पास ज़रूर रखें। सेकंड आ जाता है वीडियो। तो वीडियो के भी ये आपने बेनिफिट्स कर लेने हैं, कोई भी 3 लिमिटेशंस कर लेनी है, 3 और हेल्पफुल हिंट्स आ जाएंगी। तो ये जितने भी है ना इनके जस्ट आपने 3 बेनिफिट्स और ये कर लेना है, ठीक है। अदर आ जाते हैं ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज। हमारे पास क्या होती है, एक ट्रांसपेरेंट सी शीट होती है और छोटा सा एक आपके पास ना डिवाइस होती है। उस डिवाइस के ऊपर आपने शीट्स लगानी और प्रोजेक्टर के ऊपर आपको सारा नज़र आ रहा होता है। इसकी भी आपने इसी तरह 3 बेनिफिट्स, 3 ही लिमिटेशंस और 3 जो है वो हिंट्स कर लेनी है, ठीक है। देन फ्लिप चार्ट्स क्या होते हैं। फ्लिप चार्ट्स में ना आप लोगों ने इसके फ़ायदा ये होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपको डार्क रूम की भी ज़रूरत नहीं होगी और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, यानी आप आउटसाइड भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर जस्ट स्टैंड होता है और आपने चार्ट इसके ऊपर रख के तो उनको फ्लिप करते रहना होता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि 35 लोगों से ज़्यादा लोग होंगे तो ही, ये MCQs में भी आ सकता है कि तो ही आप लोग जो है वो फ्लिप चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो अपर केस लेटर्स हैं, ब्लॉक लेटर्स अपर केस में लिखने हैं। और 7x7 रूल का मतलब ये है कि आपके पास एक लाइन के ऊपर 7 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं यूज़ हो सकते और 6 रूल जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि आप यूज़ करें। वाइट बोर्ड का तो आप लोगों को पता है, ठीक है। इसमें भी आपके पास 30 अबव लोग होने चाहिए, ठीक है। हैंडआउट्स हैं तो हैंडआउट्स जो है उसमें आप लोगों को अब ये फ़ायदा होगा कि आपको खुद से नोट्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर किसी के पास नोट्स मौजूद होंगे, ठीक है। और समरी यही है कि विजुअल एड्स क्या होते हैं कि आप जो है वो उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, उससे मज़ीद जो है वो इन्हेंस हो सकती है आपकी प्रेजेंटेशन। और इससे ये नहीं है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो उसको आप जो है वो रेस्क्यू कर लें। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है। वैसे ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फिर भी आपने लाजमी कर लेना है क्योंकि कोई पता नहीं होता, पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। अब ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होती है कि ग्रुप मीटिंग क्या, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इनफॉर्मल मीटिंग वो होती है जैसे फ्रेंड्स की मीटिंग होती है, लेकिन जो फॉर्मल होती है वो आपकी टास्क ओरिएंटेड होती है, उसमें अपने डिसीजंस लेने होते हैं। ग्रुप की फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हैं कि
उसमें सबसे पहले आपने ग्रुप्स बनाने होते हैं। फिर स्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर जो लोग होते हैं उनको आपने पोजीशंस देनी होती है। इस मोमेंट पे कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मिंग क्या होता है कि फिर उस प्रॉब्लम उन कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना, और परफॉर्मिंग, अब यहाँ पे आप प्रॉपर जो है वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। देन फेजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कितने आएंगे? सबसे पहले आपने ओरिएंटेशन सेशन, यानी जितने आपके माइंड में क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आते हैं लोगों में, लोग जो है वो जाहिर सी बात है हर किसी का ऑपोजिट होता है माइंडसेट, उस हिसाब से लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। इमरजेंस के अंदर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आप लोग रिजॉल्व करते हैं और फिर आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। देन पर्पस ऑफ ग्रुप मीटिंग का दो ही पर्पसेस होते हैं, या आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है या प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, लेकिन इसकी काइंड्स तीन है, इन्फॉर्मेशनल, आपने सोल्यूशन सजेस्ट करना हो, या प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। इसमें आ जाता है स्टैंडर्ड एजेंडा। ये 6 स्टेप्स आपने लाजमी याद कर लेना है, ये लॉन्ग में आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, फिर उसकी एनालिसिस, फिर क्राइटेरिया सिलेक्ट करें, फिर सोल्यूशन को जनरेट करें, फिर एवेलुएट करें और फिर फाइनल डिसीजन करें। फाइनल डिसीजन के अंदर फर्दर आपके पास ये 5 स्टेप्स आते हैं। डिसीजन आप या तो कॉन्सेंसस से ले सकते हैं, यानी कि सारे ही लोग एक ही डिसीजन पे एग्री करते हैं, या कंप्रोमाइज़ करने, कुछ अपनी जो डिमांड्स हैं उनको छोड़ दें, या मेजॉरिटी पे वोट रखें, यानी जितने ज़्यादा लोग जो है वो आपको जो जितने ज़्यादा लोग डिसीजन ले सकते हैं उतने ज़्यादा, ठीक है। देन लीडर पे डिसीजन छोड़ने के लीडर डिसीजन कर ले, आर्बिट्रेशन कर लें, यानी कि कोई एक्सटर्नल बंदा आके आपके ग्रुप का डिसीजन ले ले और सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करा दें। ब्रेनस्टॉर्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है? इसके अंदर आपने डिसीजन लेने होते हैं, लेकिन डिसीजन आप कैसे लेंगे कि जितने पॉसिबल आइडियाज़ आप अपने पास एक प्रॉब्लम से रिलेटेड ला सकते हैं उतने आइडियाज़ लेकर आए, उनमें से जो बेस्ट आइडिया उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके अंदर भी 3 फेजेस हैं। पहले आप जो है वो बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट करें, फिर उनको एनालिसिस करें, फिर एक्शन को प्लान करें। और ये तब यूज़फुल होगा जब आपने बहुत ज़्यादा आइडियाज़ छोटे से टाइम के अंदर या बहुत कम टाइम के अंदर जो है वो क्रिएट करने होंगे। ये वही फाइनल डिसीजंस जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। देन ये स्टाइल्स भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कर लेने हैं। वैसे इतने ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कम इस तरह के पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी आपको आने लाजमी है कि अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक एंड लेसिस फेयर, ये 3 स्टाइल्स हैं। जो अथॉरिटेरियन होता है उसके अंदर लीडर जो है उसके पास अथॉरिटी होती है, डेमोक्रेटिक के अंदर लीडर आपको असिस्ट करता है, लेकिन डिसीजन कौन लेते हैं? ग्रुप, ठीक है। जो ग्रुप होता है वो डिसीजन लेता है। और लेसिस फेयर के अंदर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका लीडर आपकी हेल्प करेगा। देन अगर आपने एक मीटिंग प्लान करनी है, ऑफ कोर्स मीटिंग प्लान करने के लिए आपके पास एक पर्पस होना चाहिए, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने बजे मीटिंग होनी है, कहाँ पे होनी है, ठीक है। टाइम डेट वो आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ फिर आप मीटिंग अनाउंस कर दें। फिर मीटिंग के दौरान आपने पार्टिसिपेंट्स का ख्याल रखना होता है। जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं ना उनके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। 3 टाइप्स हैं जिसको यूज़ करेंगे तो वो सक्सेसफुल होगा। पहली चीज़ कि ग्रुप टास्क रोल्स हों, मेंटेनेंस के रोल्स हों और इंडिविजुअल के रोल्स हों, ठीक है। इनमें आपने यहाँ से ये देख लें कि टास्क करने के लिए ना, यानी जो ग्रुप टास्क होते हैं उसमें हर किसी ने इनिशिएट करना है, हर किसी ने इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, समराइज करनी है और इम्प्लीमेंट करनी है। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट आप लोगों को इसलिए करा रही हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग में 5 पॉइंट का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग कर लें। मेंटेनेंस में क्या करना है? आपने इंकरेज करना है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, गेट कीपिंग भी करनी पड़ेगी, हाउस कीपिंग भी, और स्टैंडर्ड्स भी सेट करने पड़ेंगे। पर्सनल के अंदर आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग भी करनी पड़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी मैनेज करने पड़ेंगे, डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर को भी सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी ये बस आपने पॉइंट्स करने हैं, इतने ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये वही चीज़ें जो ऊपर मैं आप लोगों को पॉइंट्स करा चुकी हूँ, ये अपने अंदर से इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है सारा, ठीक है। देन आ जाता है कि जो पार्टिसिपेंट होता है ना, एक पार्टिसिपेंट, उसके क्या क्या ग्रुप मीटिंग में रोल्स होते हैं, क्या किरदार होता है। जो पार्टिसिपेंट है उसको वो ऑर्गेनाइजर भी होना चाहिए, क्लैरिफायर भी होना चाहिए, क्वेश्चनर भी होना चाहिए, कंट्रीब्यूटर भी होना चाहिए, एनर्जाइजर भी होना चाहिए, आइडिया भी क्रिएट करे, हेल्प भी करे दूसरों की, ठीक है। तो ये बेनिफिट, ये फ़ायदे आ सकते हैं। देन ये कुछ एलिमेंट्स हैं इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के। एलिमेंट्स क्या हैं? ये सारे सी से बनते हैं, आपने ये सारे याद रख लेना है कि सी से कर्टिसी, कर्टिसी का मतलब होता है अगले बंदे को आपने रिस्पेक्ट देनी है, करेक्ट करना है, कंसाइज रखना है, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कंप्लीटनेस, ठीक है। और यू एटीट्यूड, अच्छा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आप जो है वो यू एटीट्यूड आपके लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकता है। तो ये आपने सारा देख लेना है कि आपने आई की जगह यू व्यू पॉइंट को यूज़
अच्छा, ये कुछ ट्रूथ्स हैं, जैसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, डिफेंसिव होते हैं, लोग जो है वो परफेक्ट नहीं होते, कर्टिसी को एक्सपेक्ट करते हैं और बेस्ट वे जो है वो करते हैं। ये पॉइंट्स भी आपने याद कर लेना, ये भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज़ ये जो है ना कि चेंज टू, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पेपर में बहुत कम परसेंटेज है। अभी तक तो इस तरह के क्वेश्चन आए नहीं हैं, जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक किसी में मैंने नहीं सुना कि इस तरह से कोई दिया हुआ होगा एक टॉपिक और उसको चेंज करके सेंटेंस करेक्ट करना होगा। अभी तक तो ये नहीं आया, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। अगर आ भी गया तो चॉइस पे छोड़ दीजिएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसकी पॉसिबिलिटी है, तो इस पे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। देन यहाँ पे कर्टियस राइटिंग की ना गाइडलाइंस आपको दीनी है। कर्टियस का मतलब ये होता है कि आपने रिस्पेक्ट शो करनी है। उसके लिए आपने इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस को एलिमिनेट करना है। मीनिंगफुल अपॉलॉजीज कर सकते हैं आप, यानी कि थोड़ी बहुत अगर आपसे गलती हुई है तो उसको जो है वो कर्टियस मैनर में जो है वो कर लेंगे, यस मुझसे ये गलती होगी, तो मीनिंगफुल अपॉलॉजी आप कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ही जो है ना परसॉशन के अंदर तो आप अपॉलॉजी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। कर्टियस वर्डिंग यूज करनी है, यानी हार्श वर्डिंग नहीं यूज करनी। जैसे अब लिखा हुआ है ना, यू डिड नॉट रीड माई रिसेंट लेटर, इसके बजाय आप लोग लिखें प्लीज रेफर टू माई जून 10th लेटर, ठीक है। बाकी आपने टाइमली मैनर में रिस्पॉन्ड करना है, पॉजिटिव वर्डिंग यूज करनी है, ठीक है। ब्याज फ्री लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास आ सकता है। ब्याज फ्री लैंग्वेज ये होती है कि जिसके अंदर आपने जेंडर, रेस, एथनिसिटी, एज, डिसेबिलिटी, इस चीज़ को जो है वो नहीं करना होता, अगले बंदे को एम्बेरस नहीं करना होता। जैसे जेंडर ब्यास में आपने जैसे आप जो है वो चेयरमैन की जगह आप चेयर पर्सन भी यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे जैसे कि चेयर बिजनेस मैन की जगह बिजनेस पर्सन यूज़ करें। मैन में क्या है कि मैन आपको जो है वो सिर्फ मैन के लिए ही है ना, ये वुमेन के लिए तो नहीं यूज़ हो सकता। ये सिर्फ अगर वुमेन लिखेंगे तो वो सिर्फ वुमेन के लिए होगा, तो इसलिए बेहतर है पर्सन लिखे जो दोनों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। रेशियल ब्यास क्या होगा, एथनिक ब्यास होगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि हिज ब्लैक असिस्टेंट, तो ब्लैक आपने ज़रूर बोलना है कि जो है वो उसका असिस्टेंट ब्लैक है, तो इस तरह जो है ये क्या आ जाएगा, रेशियल या एथनिक ब्यास में आ जाएगा। एज ब्यास, यानी आपने ज़रूर बताना है कि अगले बंदे की एज 55 है। आप सिंपल बोलें कि मिस्टर एक्स हैज़ जस्ट ज्वाइन आवर टेक्निकल डिपार्टमेंट। अब ज़रूर ये शो कराना है कि उसकी एज 55 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, एज ब्यास। फिर डिसेबिलिटी का बता दें कि अगला बंदा जो है वो डिसेबल है, तो वो भी नहीं आप शो कराएं, ठीक है। देन करेक्टनेस क्या होगा कि कोई भी चीज़ जो है वो करेक्ट होगी। उसके लिए क्या होगा कि आपने लैंग्वेज सही से यूज़ करनी है। जहाँ पे फॉर्मल की ज़रूरत है वहाँ पे फॉर्मल रहें, जहाँ पे इनफॉर्मल की ज़रूरत है वहाँ पे इनफॉर्मल रहें। बाकी ये कुछ पॉइंट्स आपने कर लेने, अदरवाइज ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्यूरेसी ऑफ वर्ड्स चेक कर लें, इंफॉर्मेशन और डाटा। करेक्ट ग्रामर और पंक्चुएशन को यूज़ करना है। स्पेलिंग चेक करनी है। कंसाइजनेस का मतलब क्या है कि आपकी जो कम्युनिकेशन हो उसके अंदर वर्डी एक्सप्रेशंस ना हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखें आप, इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट, इसकी बजाय आप सिंपल लिख दें एज यू रिक्वेस्टेड, ठीक है। देन इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल ही रखें, जो उल्टा सीधी बातें हैं उनको जो है वो अवॉइड करें। रिपीटिशन, अननेसेसरी रिपीटिशन को एलिमिनेट करें या अवॉइड करें। क्लैरिटी जो है वो लेकर आएँ अपनी जो है वो बातों के अंदर, ठीक है। कंक्रीट क्या होगा, कंक्रीट में भी यही होगा कि आपने एब्स्ट्रैक्ट के बजाय जो है वो कंक्रीट को यूज़ करें, ठीक है। कंक्रीट जो है वो डेफिनेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें भी वर्डी एक्सप्रेशंस भी यूज़ करने, जितना कम हो सकता है उतना करें। लेंथ के ऊपर ध्यान रखें। अब लेंथ के लिहाज से ना आप लोग क्या कर सकते हैं कि 17 to 20 वर्ड्स यूज़ कर लें, या 3 to 30 वर्ड्स यूज़ कर लें। इससे ज़्यादा, जैसे अगर वर्ड्स जो है एक सेंटेंस के अंदर 40 से ज़्यादा आएंगे तो लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, इस तरह समझ नहीं आएगा। कोहेरेंस होनी चाहिए, यानी जो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है वो आपस में रिलेट करने चाहिए। एम्फेसाइज करने के लिए आपको पता है कि किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज कैसे किया जाता है, दो पोजीशंस होती हैं, बिगिनिंग और एंडिंग, दोनों चीज़ों को आपने एम्फेसाइज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 28 आ जाता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाती है, अच्छा कंक्रीटनेस, वही डेफिनेट और स्पेसिफिक, यानी टू द पॉइंट बात करें, बात को बढ़ाएं चढ़ाएं नहीं, लेकिन आप ये नहीं है कि बिल्कुल ही टू शॉर्ट कर दें कि समझ ही ना आए। जैसे अब यहाँ पे देखें, शी इज़ अ फास्ट टाइपिस्ट, ठीक है, तो फास्ट टाइपिस्ट, अब ये चीज़ सही से समझ नहीं आ रही ना, तो चीज़ों को क्लियर भी करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि अब शॉर्ट के चक्कर में आप लोग चीज़ों को क्लियर ही ना करें। बाकी यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीट होने का वही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि गुडविल को यूज़ करें और वैल्यू रखें कस्टमर्स को, जो सेल्स हैं उनको जो है वो टाइम को वेस्ट ना करें, और कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग को भी माइंड में रखें, ठीक है। यहाँ पे कुछ खासा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं ये चीज़ें इग्नोर ही करवा रही हूँ।
देन आ जाता है कि जब आप लोगों ने अफेक्टिव बिजनेस राइटिंग करनी होती है तो वो आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। उसमें 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर ड्राफ्टिंग, एंडिंग और प्रूफ रीडिंग। प्लानिंग में आपके पास फर्दर ये 4 स्टेप्स आते हैं। इसमें आपने पर्पस बताना होता है, आपका जो रीडर होता है उसको कंसिडर रखना होता है, अपने आइडिया को चूज़ करना होता है और अप्रोप्रिएट कंटेंट को यूज़ करना है। देन ऑर्गेनाइजिंग स्टेज क्या होता है, उसके अंदर आपने आउटलाइन देनी होती है और ऑर्डर करना होता है टॉपिक्स का। ड्राफ्टिंग स्टेज ये शॉर्ट में आ सकता है कि ड्राफ्टिंग स्टेज के अंदर स्टेप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, बॉडी और एंडिंग। देन एडिटिंग स्टेज के अंदर आप थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लें, जो मिस्टेक्स हैं वो देख लें। प्रूफ रीडिंग के अंदर अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी स्पेलिंग की या किसी भी चीज़ की, उसको करेक्ट कर लें। ठीक है, बाकी वही चीज़ें जो है जो मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ, उन्हीं की डिटेल जो है वो दी हुई है, जो आप लोगों को इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बस टॉपिक के नेम आएंगे और आपको नाम। अब जैसे ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में अगर आपको जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को खुद से ही पता है कि ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या करना है, आउटलाइन देनी है टॉपिक्स को, ठीक है, और अच्छे से ऑर्डर करना है। तो ये आप अपने पास से भी लिखेंगे तो आपके लिए जो है वो सही होगा। देन ये आपके पास है कि कुछ मेथड्स हैं टॉपिक डेवलप करने के, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। अब जो डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है, ये माइंड में बिठा लें। ये नीचे बार बार चीज़ आएगी, आपको मैं एक ही बार बता देती हूँ और उसको अपने माइंड में रखना है। जो डायरेक्ट मेथड होता है, चाहे डायरेक्ट लेटर है, चाहे डायरेक्ट मेथड है, चाहे आपके पास जो है वो लेटर, मैसेज या कुछ भी है, डायरेक्ट के अंदर हमेशा आपने जो जनरल स्टेटमेंट होती है या जो मेन आइडिया होता है वो आपने पहले ही बता देना होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो पॉजिटिव या गुड न्यूज़ का मैसेज होगा ना, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो माइंड में रख लें। कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपने बीच में यही लिखना है कि पहले आपने फास्ट स्टार्टिंग करनी है, ओपनिंग करनी है, फिर बीच में बॉडी आएगी, बॉडी के अंदर थोड़ी सी जो है वो डिटेल दे देनी है और फिर पॉजिटिव एंडिंग करनी है। ये डायरेक्ट या गुड न्यूज़ मैसेज या पॉजिटिव मैसेज के लिए है। इनडायरेक्ट मैसेज के अंदर आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे नीचे इसकी डेफिनेशन है कि आपने जो नेगेटिव न्यूज़ है ना, उसको आपने मोर अप्रोप्रिएट करना है, यानी उसमें आपने डायरेक्ट नहीं बताना, उसमें आपने जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो पहले बतानी है और फिर आपने जो है वो बाद में बताना है। क्योंकि इनडायरेक्ट मैसेज है ना, तो इसमें आप लोग डायरेक्टली जो है वो नहीं बता सकते, ये ज़्यादातर उसके अंदर आ जाता है अगर आपने कोई डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ देनी है या नेगेटिव बात है तो। और ऑर्डर ऑफ द टॉपिक का ऑर्डर आप कैसे रखेंगे, इक्वल इंपॉर्टेंस वाले पैरेलल मैनर में रखें। जो टॉपिक्स अप्रोप्रिएट हैं उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के हिसाब से रखें, क्लैरिटी को ऐड करें और रिलेटेड टॉपिक्स को सीक्वेंस में रखें। ठीक है जी, बाकी यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 31 पे आ जाता है वही ड्राफ्टिंग स्टेज जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें ओपनिंग होगी, फिर मेन बॉडी आएगी और फिर क्लोजिंग होगी। ओपनिंग में आपने क्या करना है कि वही चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपने फास्ट और बिगिनिंग करनी है और शॉर्ट रखना है एंड ऑल दैट, वही सारी बातें हैं। इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट में वही ओपनिंग सेंटेंस, ये मैंने आप लोगों को बताया ना कि बार बार वही चीज़ें जो है वो होंगी जो मैंने आप लोगों को इन शॉर्ट बता दी है। ठीक है, वही एंडिंग ऑफ द पैराग्राफ आपने कर्टियसली करनी है। बस एक स्ट्रक्चर माइंड में रखना है कि आपने ओपनिंग रखनी है, बॉडी जो लेटर होता है ना, बॉडी उसके जो लेटर होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक ओपनिंग होती है या स्टार्ट कह लें, एक बॉडी होती है जिसके अंदर आपने सारा कुछ बताना है और एक एंडिंग स्टेज होता है। ठीक है, 3 ही स्टेजेस होते हैं। आपने ओपनिंग अगर पॉजिटिव मैसेज की करनी है तो आप फास्ट ओपनिंग करें, स्टार्टिंग में ही सारा उसको गुड न्यूज़ बता। जैसे आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तो आप स्टार्ट में लिखें कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिस वजह से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं या किसी किस्म की कोई डिटेल है वो जो उसकी बॉडी होगी मैसेज की या लेटर की उसमें लिख दें, और जो एंडिंग स्टेज होगा उसमें कर्टियसली यानी ग्रीट करें, खुदा हाफिज़ करें, पॉजिटिव एक मैसेज दे दें अगर देना चाहते हैं तो। और यहाँ पे प्रूफ रीडिंग आगे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कोई एरर है, कोई नंबर्स का, अमाउंट का, कोई मिस स्पेलिंग वर्ड्स है उनको ठीक कर लें। ठीक है, कोई एरर है उसको सॉल्व कर लें। देन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिजनेस लेटर के ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक एसेंशियल पार्ट्स, एक नॉन एसेंशियल्स। अब लेटर हेड होता है, डेट होता है, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर। जो लेटर का हेड होता है ना, हेडिंग, उसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है, ये मैं आप लोगों को नीचे दिखाती हूँ, ये देखें, ये लेटर की हेडिंग आ गई है। जैसे इसके अंदर कंपनी का लेटर की हेडिंग आ जाएगी, साथ में उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पे आपने डेट लिख देनी है, ये इस तरह से डेट आ जाएगी। इनसाइड एड्रेस जो होता है ना, ये आपने याद रख लेना है, नीचे आएगा
लेकिन आपने माइंड में रखना है कि जो इनसाइड एड्रेस होता है वो रेसिपिएंट का एड्रेस होता है, ठीक है। और जो सैल्यूटेशन होती है ये आपने माइंड में रखना है कि उसे कहते हैं ओपन ग्रीटिंग। और जो बॉडी होती है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई डिटेल इसमें बतानी है तो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जैसे आप लोग सिंसियरली और ये चीज़ें बोलते हैं, फिर नीचे सिग्नेचर आ जाएंगे। नॉन एसेंशियल पार्ट्स में आ जाती है एड्रेस नोटेशन, अटेंशन लाइन, सब्जेक्ट लाइन। ये आपने याद भी रख लेना और मैं आप लोगों को हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में बता देती हूँ कि ये क्या क्या है। अच्छा जी, वही लेटर की हेडिंग मैंने आप लोगों को बता दी कि क्या होती है। डेट और इनसाइड एड्रेस मैंने आप लोगों को बताया था किसका एड्रेस होता है, रेसिपिएंट का, ठीक है। देन आपके पास सैल्यूटेशन आती है, उसे ओपन ग्रीटिंग कहते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। मेन बॉडी आ जाती है, मेन बॉडी में आप लोगों को पता है कि कोई भी डिटेल बीच में आ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वही हॉरिजेंटल पॉइंट में आ जाएगा, डेट के नीचे आपने लिख देना है। देन जो है वो ये 4 लाइन्स का होता है, ठीक है। एंड पे जो है वो सिग्नेचर आ जाएंगे। एड्रेस नोटेशन किसे कहते हैं, एड्रेस नोटेशन जो है वो लिखी जाती है रीडरशिप ऑफ द लेटर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और ये कैपिटल लेटर्स में होती है, ठीक है। देन यहाँ पे आपके पास अटेंशन लाइन या रेफरेंस लाइन एक ही होती है। ये हमारे पास जब आपने किसी इंडिविजुअल का नेम लिखना होता है लेकिन आप चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइटल या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन मेन सब्जेक्ट ऑफ द लेटर को थोड़ा सा डिफाइन कर रही होती है, ठीक है। और नीचे हमारे पास हाँ जी रेफरेंस इनिशियल्स जो है ये आपने जस्ट टू द पॉइंट बात याद रखनी है कि ये इससे पता चलता है कि आपकी लेटर लिखने में किसने हेल्प की है। जैसे कि आप ये इस तरह से लिख दें MQS और ये इस तरह से पता चल जाएगा कि किसने लेटर लिखने में हेल्प की है, ठीक है। इनक्लोजर वो होता है कि आपने जो इन्वेलप होता है ना आपका ये जो लेटर होता है उसके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने डाल दी है, जैसे कोई चेक डाल दिया है, कोई प्राइस लिस्ट डाल दी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाती है मेलिंग नोटेशन। तो ये स्पेशल डिलीवरी के लिए होती है और जो पोस्ट स्क्रिप्ट होती है वो एम्फेसाइज करती है जो आपने ऑलरेडी पॉइंट लिखा है ना लेटर के अंदर, उसको अगर आपने एम्फेसाइज करना है या एंड पे दोबारा से किसी को कोई चीज़ याद दिलवानी है तो उसको पोस्ट स्क्रिप्ट कहेंगे। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं P.S या सिंपल PS भी लिख सकते हैं या PS और एंड पे ये है कॉलन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कॉपी नोटेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ सकता है कि BC, BCC और BPC स्टैंड्स फॉर। तो BC होता है ब्लाइंड कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड फोटो कॉपी। ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने 2 पेज का जो है वो लेटर लिखना है तो सेकंड पेज की भी हेडिंग लाजमी आप लोगों ने देनी है। देन डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर, यहाँ पे भी सारा वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने ज़्यादा जो चीज़ें मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ कि डायरेक्ट लेटर और इनडायरेक्ट वही चीज़ें हैं। बस यहाँ पे इन लोगों ने मजीद आप लोगों को बताया हुआ है कि आप जब लेटर लिख रहे हो डायरेक्ट तो उसके अंदर आपने अपनी टोन पे ध्यान देना है, आपने ऑडियंस को भी अज्यूम करना है, आपने इंट्रोडक्शन को बिगिन करना है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक रहना है, ठीक है। देन आपने एक्सप्लेन और जस्टिफाई, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें, वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये चीज़ जो है वो देख लें कि 2 टाइप के डायरेक्ट इंक्वायरी लेटर्स होते हैं, रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए या सर्विस के लिए या पीपल के लिए। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। इनको बस आपने टू द पॉइंट बस याद रख लेना कि डायरेक्ट मैसेज कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कैसे होता है, ठीक है। और हर किसी का आप यही देखेंगे स्ट्रक्चर यही है कि ओपनिंग है जी, बॉडी है, ब्रीफ डिस्कशन हो रही है, फिर कर्टियस क्लोज है। 3 स्टेप का आपने हर किसी को बताना है, ओपनिंग, क्लोजिंग और दरम्यान में बॉडी आ जाएगी। इनडायरेक्ट इंक्वायरी मैसेज जो है ना इसके अंदर यहाँ पे मैं आप लोगों को हाँ जी जो क्लेम लेटर्स होते हैं उसके अंदर आपने ये बता देनी है कि ये सर्विसेज है, मर्चेंडाइज नॉट रिसीव, पार्ट ऑफ मर्चेंडाइज नॉट रिसीव, या रॉन्ग रिसीव हुई है, या डैमेज रिसीव हुई है, या बहुत ज़्यादा लेट हुई है, ठीक है। देन क्वालिटीज़ आपने बता देनी है। क्वालिटीज़ ये होंगी कि आपने किसी को भी थ्रेट नहीं करना, फैक्ट्स जो है सारे के सारे वो आपने बता देने हैं, और जो एंगर है ना वो आपने शो नहीं करना, और डेफिनेट रिक्वेस्ट जो है रिप्लेसमेंट की या फुल रिफ़ंड की या रिपेयर करने की वो बता देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बताया क्लेम लेटर्स का, इसका भी वही होगा, ओपनिंग होगी, बॉडी होगी, वो क्लोज होगा। तो हर किसी का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। ऑर्डर लेटर्स हैं, इनका भी हम लोगों के पास स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, वही है। फिर डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स हैं। अब डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर्स में यहाँ पे इनविटेशन लेटर आ गया। इनविटेशन में भी वही होगा, ग्रुप का नाम होगा, उसका जो है वो क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, डेट, टाइम और लोकेशन होगी। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जस्ट आपने एक ही चीज़ याद है। जब रेजर्वेशन लेटर है तो रेजर्वेशन में भी वही होगा कि ये देखें ना यहाँ पे फिर वही चीज़ लिखी, फास्ट स्टार्ट ओपनिंग होगी, ठीक है। और फिर मेंशन किया होगा अराइवल के बारे में, और कर्टियस क्लोज होगा, ठीक है। तो वही चीज़ें बार बार आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई हैं। बाकी ये 2 स्पेशल नीड है, वही डायरेक्टली शुरू करें, नेगेटिविटी को अवॉइड करें, कॉन्फिडेंस को रीगेन करें और एंड कर दें।
तो हर किसी में बस आपसे स्ट्रक्चर किसी का भी पॉजिटिव मैसेज का पूछा जाएगा तो उसमें आपने ओपनिंग जो है वो फास्ट ओपनिंग करनी है, बॉडी होगी, क्लोज होगा, ठीक है। यही है सबके अंदर, सही है। देन यहाँ पे अब नेगेटिव मैसेज के बारे में आ जाता, वो मैं आप लोगों को, हाँ ये आ गया। अब जो डिसअपॉइंटिंग मैसेज होंगे ना, उसमें आपने बस इतना याद रखना है कि आपने डायरेक्ट ओपनिंग नहीं करनी है, डिसअपॉइंटिंग या नेगेटिव न्यूज़ डायरेक्टली नहीं देनी, उसमें पहले स्पेसिफिक न्यूज़ पहले दें, फिर बाद में जनरल दें। और टोन जो है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फेयरनेस, गुडविल, रिस्पेक्ट और फेमिनेस होनी चाहिए। यू एटीट्यूड में आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ सकता है। और पॉजिटिव वर्डिंग यूज़ करनी है और अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज रखें। अच्छा, ये जो एंड वाले, ये जो दरमियान वाले लेक्चर्स है ना, वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बफर से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप जो भी स्टार्ट करेंगे ना मैसेज, क्या कहते हैं उसे, नेगेटिव मैसेज या इनडायरेक्ट मैसेज, उसके अंदर जब वहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव मैसेज के अंदर स्टार्ट जो है वो फास्ट ओपनिंग करनी थी, इसके अंदर आप बफर यूज़ करें। अब बफर क्या हो सकता है, उसके अंदर आपने न्यूट्रल रहना होता है, रेलिवेंट रहना होता है, किसी को मिसलीड नहीं करना होता। यानी आपने नो नहीं कहना, मतलब बुरी टोन नहीं ना एक्सप्रेस करनी। आप जो है वो अप्रिशिएट करें अगले इंसान को, एग्रीमेंट शो करें, कॉपरेशन शो करें, फेयरनेस, प्रेज, अंडरस्टैंडिंग को शो करें, ठीक है, ताकि जो वो डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है वो थोड़ी सी जो है वो आप जो है वो अप्रिसिएशन शो करवा दें। रीजंस जो है इसकी ये हो सकती है कि थोड़ी सी डिटेल होती है डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर, टेक्टफुल होता है, इंडिविजुअलाइज होता है, अनअपोलोजेटिक होता है और पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है ना, बस वो आप लोगों ने माइंड में रखनी है। परसुएशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। सारा पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल आना है। जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आपने लाजमन माइंड के अंदर रखनी है, ठीक है। जो जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट, MCQs, लॉन्ग, जो जो चीज़ें बताई हैं बस आप वो कर लें, तो आपको मैंने जो है वो सारी चीज़ें बता दी। अब ये वही परसुएसिव मैसेज आ गया, ये यहाँ पे प्लानिंग होगी, फिर डेवलपिंग होगी, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस परसुएशन का कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए कि है क्या चीज़, ठीक है। और बाकी एंड वाले जो लेक्चर्स है ना 41 से 45 वो इम्पोर्टेंट है, और जो पहले 5 है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया ना उनमें जो जो शॉर्ट लॉन्ग आ रहे थे। बाकी ये शॉर्ट में आया हुआ था क्वेश्चन कि आपने 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग बतानी है, एनोलॉजी, इंडक्शन, डिडक्शन। ये लॉजिकल अपील्स है और किससे रिलेट करनी है, परसुएशन से, ठीक है। एनोलॉजी के अंदर आपने स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक रहना होता है, इंडक्शन के अंदर आपने स्पेसिफिक टू जनरल रहना होता है, और डिडक्शन के अंदर जनरल टू स्पेसिफिक रहना है। बस आपने कॉन्सेप्ट अपना हर चीज़ के लिहाज से जो है वो लिखना है। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि जब आप परसुएसिव मैसेज लिख रहे हो तो कौन कौन सी बातें आपने माइंड में रखनी है। हैस्टी जनरलाइजेशन को अवॉइड करें और बिल्कुल भी भीख नहीं मांगनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेगिंग का क्या मतलब होता है, भीख मांगना, ठीक है। तो आपने किसी के आके भीख नहीं मांगनी, भाई मेरा प्रोडक्ट खरीदो ही खरीदो। परसुएशन करना है, कायल करना है अगले बंदे को, ठीक है, लेकिन भीख नहीं मांगनी। अब अगर कोई बंदा अपोनेंट है, यानी कोई डिफरेंट है, उसका माइंड डिफरेंट है, तो उसको अटैक करने के बजाय उसको समझाने की कोशिश करें। कॉम्प्लेक्स इश्यूज को ओवर सिंप्लीफाई ना करें और जो फॉल्स काज हैं वो अवॉइड करें, ठीक है। देन आपके पास क्या इम्पोर्टेंट है नीचे, ये जो है वो अदर टूल्स भी बताया कि मॉडरेट रहें, अपने गोल पे फोकस करें, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ दें। जो हमारे पास है नेक्स्ट क्या आ गया है, ये वही परसुएसिव मैसेज के बारे में, वही ओपनिंग आपने रखनी है, कर्टियस क्लोज रखना है, एक सेक्शन दरम्यान में बॉडी का आ जाएगा, वही चीज़ें बार बार आपको बताई। नीचे 2-3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, मैं वो चाह रही हूँ कि आप लोगों को बताऊँ। हाँ, कलेक्शन लेटर जो है, अब आपने याद रखना है कि जो कलेक्शन लेटर होता है वो परसुएसिव लेटर होता है, ठीक है। और हाँ जी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक आ गया, शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है और MCQs में कि मीमो या मेमोरेंडम की शॉर्ट फॉर्म क्या है या मीमो की फुल फॉर्म क्या है। तो मेमोरेंडम कहते हैं, ये क्या होता है, एक शॉर्ट सा मैसेज होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको पता है कि लेटर्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन मेमोरेंडम एक ऐसा लेटर है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। इसके फ़ायदे ये हैं कि आप इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, रिटर्न रिकॉर्ड रख सकते हैं और बहुत से लोगों को एक साथ एक मैसेज जो है वो एक ही टाइम पे दे सकते हैं, ठीक है। देन हाँ जी, और ट्रांसमिटल मीमो एक ऐसा मीमो है जो थोड़ा सा लॉन्गर होगा और इसके अंदर मेन पॉइंट्स बताए जाएंगे, ठीक है। रिज्यूमे आ जाता तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उससे रिलेटेड भी
अच्छा, मेमोरेंडम रिपोर्ट्स हैं तो कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट, पीरियोडिक जस्टिफिकेशन लेटर रिपोर्ट्स ये याद रख लेनी है आपने। बाकी रिज्यूमे आ जाता तो उसके बाद अच्छा जस्टिफिकेशन रिपोर्ट भी यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि इसके अंदर डायरेक्ट या डिडक्टिव प्लान यूज़ होता है। अच्छा जी, अच्छा जी आ गया रिज्यूमे। अच्छा, रिज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि रिज्यूमे के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब रिज्यूमे 1 पेज का भी हो सकता है, 2 पेज का भी हो सकता है, और इसके अंदर आपकी स्किल्स, आपके अकॉम्प्लिशमेंट्स, आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी एजुकेशन होती है। ये आपने इसकी डेफिनेशन कंप्लीट याद रखनी है और ये आपको पता होना चाहिए कि रिज्यूमे के अंदर क्या क्या होता है। देन यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब आप रिज्यूमे लिख रहे हों तो आपने रिजल्ट्स के बारे में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, खैर इसको छोड़ दें आप, ये सारा ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जल्दी से अब जो लास्ट चीज़ें हैं ना वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। हाँ, अच्छा, पर्सनल डाटा वही आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी, रेफरेंसेस यानी आपने जिसके पास टैलेंट ज़्यादा है और ऐसा प्रोफेशनल जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसका दें। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है ये आ गया है शॉर्ट में या लॉन्ग में आ सकता है कि क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे वो रिज्यूमे होता है जिसमें आपने जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है उसको प्रोमिनेंट स्लॉट में लिखें ताकि सही से नज़र आए। इसके ये एडवांटेजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग कर लें, ठीक है। एक बार आप लोगों ने रीड कर लेनी है सारी चीज़ें। फंक्शनल रिज्यूमे के अंदर क्या होगा, आपकी स्किल्स और आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स बताई जाएंगी, ठीक है। एंड यस, इंटरव्यूइंग लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपने ये वाली चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि आपसे इंटरव्यू के दौरान कौन से क्वेश्चन कि आपने जो है वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ के बारे में बताएं, अपनी वीकनेस के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, आपका CGPA जो है वो इतना लो क्यों है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन, बस इतना ही हमारा था। मैंने आप लोगों को जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकती थी उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। बस जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बिल्कुल भी रटा नहीं लगाना। और छोटी सी रिक्वेस्ट एंड पे दोबारा करूँगी कि जिसने ये वीडियो देखी है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और चीज़ जो यहाँ पे आ गई है, ये आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछी जा सकती है EQ की। तो EQ हम लोग कहते हैं इमोशनल क्वोशेंट को, और जिन लोगों के पास हाई EQ होता है वो लोग अपनी मिस्टेक्स को भी एडमिट करते हैं, अपने प्रोमिसेस भी रखते हैं, अपने गोल्स भी पूरे करते हैं और न्यू आइडियाज़ भी जनरेट करते हैं। यहाँ पे हमारे जो है वो MCM जो है वो कंप्लीट होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी जो है वो वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। कमेंट में बताएं अगर आप लोगों को इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो मैं बाकी जो चैनल्स हैं, बाकी जो वीडियोस हैं वो भी बना दूंगी, ठीक है। और कोई मिस्टेक या कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को अच्छी ना लगी हो या कोई चीज़ जो अच्छी लगी हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।